एट द एंड ऑफ द सेकंड सेशन हमने जो है वो इंट्रोडक्शन सेक्शन को जो है वो कंक्लूड किया था। इसमें जो मेन पॉइंट था, डू नॉट रिपीट द एब्स्ट्रैक्ट, अवॉइड कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स। मीन के हमने कहा था कि मोर और लेस कुछ चीजें जो है वो एब्स्ट्रैक्ट वाली रिपीट हो रही होती हैं इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर, लेकिन उनकी डिटेल जो है वो काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एब्स्ट्रैक्ट। तो हमने सेम सेंटेंसेस को रिपीट नहीं करना, लेकिन अगर वही बात कहना हमारा यहाँ मकसूद है तो हमने उसे रीफ्रेज जो है वो कर लेना है। मीन कि उसकी वर्डिंग जो है वो हमने चेंज कर लेनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो आपका रिलेटेड वर्क से रेलेवेंट है। रिलेटेड वर्क। अच्छा, अब रिलेटेड वर्क की जब आप बात करते हैं तो इसको जरा रीड कर लेते हैं कि रिलेटेड वर्क के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो मेंशन होनी चाहिए। जी हसन नकवी साहब, कैसे हैं आप? हसन नकवी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी नईम अलवी साहब, आप काइंडली रीड कर दें। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। यस सर, आ रही रही है है। आवाज आपकी। तो सर आ ये रही है। अच्छा, चलिए आमना मुगल साहिबा, आप काइंडली रीड कर दें। Related work is previously worked by the same or other authors which addresses the same or closely related problems. जी नेक्स्ट, क्योंकि इनको हम काफी हद तक लिटरेचर रिव्यू में भी पॉइंट्स को कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट। Section on the related work gives credit to such work and establishes the originality of the current work. जी आप इसमें बेसिकली क्रेडिट देते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्क्स हैं और उनकी जो कंट्रीब्यूशंस है उसको हाईलाइट करते हैं, और साथ साथ आप जो है वो क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं। अगर उनके अंदर कोई डेफिशिएंसीज हैं उनको हाईलाइट करते हैं, अगर उनके पॉजिटिव फीचर्स हैं तो उनको आप जो है वो मेंशन करते हैं, और अगर उनके अंदर कोई ऐसे फ्लॉज हैं जिनको इन फ्यूचर हम जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं या अपनी आप नोवेलिटी अपने वर्क की इसमें इस सेक्शन में आप जो है वो हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। Make sure that all work is cited by correctly described. जी यानी कि आपने Failure जी जो वर्क आपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर मेंशन किया है आपने उसको प्रॉपर साइट जो है वो करना है। मीन के उसका रेफरेंस आपने रेफरेंसेस के अंदर डालना है और उसका नंबर आपने वहां पर साइटेशन में मेंशन जो है वो करना है। failure to give credit can result in a bad evaluation and can kill your paper. जी अभी मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि एक दफ़ा मैंने पेपर जो है वो राइट डाउन किया, तो मैंने उसमें अपनी कंट्रीब्यूशंस को काफ़ी सिग्निफिकेंटली हाईलाइट किया और ये कहा कि आई एम द फर्स्ट वन टू डू दैट वर्क। तो जो रिव्यूअर था उसने मुझे अपने उसी एरिया से रेलेवेंट 3 और 4 जो है वो लेटेस्ट आर्टिकल मुझे ईमेल कर दिए कि आप काइंडली इनसे गो थ्रू करें, यू आर नॉट अ फर्स्ट वन। तो एक तो ये है कि आपको स्टेटमेंट बड़ा क्लियर केयरफुली इंसर्ट करनी चाहिए, और आप ये भी देख लें कि आपने जो लिटरेचर रिव्यू या रिलेटिव वर्क के जो लेटेस्ट पेपर है वो सारे मेंशन किए हैं या कि नहीं, क्योंकि उसी से आपकी नोवेलिटी जो है वो हाईलाइट होती है। और अगर आप किसी अच्छे पेपर को मिस कर जाते हैं और रिव्यूअर उसी एरिया का है तो वो जो है वो उसके लिए कोई अच्छा इम्पैक्ट जो है वो नहीं जाएगा, बल्कि वो आपको कहेगा कि काइंडली गो थ्रू दीज पेपर्स। तो वो आपको जो है वो मेंशन कर देगा कि इनको आप ज़रा रीड करें और फिर आप बताएं। ये नेक्स्ट पॉइंट। It can be either part of your introduction section or can be placed at the end of the body of the paper. जी अब मैंने जैसे आपको बताया कि आप रिलेटेड वर्क या लिटरेचर रिव्यू का अलग सेक्शन बना सकते हैं,
आप इसको इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपके जो एरिया ऑफ रिसर्च है उससे रिलेटेड कम पेपर हैं तो आप अलग सेक्शन बनाने के बजाय इंट्रोडक्शन में भी डाल सकते हैं, या आप जो है वो इसको एंड ऑफ दी पेपर बॉडी मीन बिफोर कंक्लूजन, आप जो है वो बिफोर कंक्लूजन या समरी आप जो है वो इसको डाल सकते हैं। तो इसकी 3 डिफरेंट प्लेसेस हैं। रिलेटेड वर्क can be inserted within the introduction section, or it can be placed before conclusion or summary, or it can be placed in a separate section. तो जो प्रेफर किया जाता है वो यही है कि रिलेटेड वर्क या लिटरेचर रिव्यू का आप एक सेपरेट सेक्शन जो है वो बना लें। वो एक लिहाज से रीडर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल ही होता है कि वो सेपरेट जो है वो सेक्शन में उसको रीड जो है वो कर सके। जी जी, क्वेश्चन है किसी की? अरमगान साहब? नो सर। आप काइंडली नो सर। अच्छा, अरमगान साहब आप नेक्स्ट जो स्लाइड है उसको काइंडली रीड करें। ये लिटरेचर रिव्यू या रिलेटेड वर्क या एग्जिस्टिंग वर्क से रेलेवेंट है। जी, आउटलाइन ऑफ द पेपर। Outline of the paper. First, typically at the end of introduction section, जी, जैसे कि मैंने ऑलरेडी describe हाईलाइट the किया। content of the body. अरमगान साहब लगता है आप सो रहे हैं। हाँ, नहीं सर, मैं जाग रहा हूँ, मेरे पास स्लाइड अभी शो हुई है। अच्छा, मैंने कहा शायद वो सुबह सुबह जो आंख मेरी खुली तो 12 बज रहे थे। नहीं, मैं सर 9 बजे से उठा हूँ। 9 बजे जाग गए थे? अच्छा जी सर। अच्छा। अब आउटलाइन द पेपर यानी कि आउटलाइन ऑफ द पेपर ये देखें तो ये इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन के अंदर ही आता है। आप अगर इंट्रोडक्शन को देखें तो इंट्रोडक्शन के अंदर जो लास्ट पॉइंट है आउटलाइन ऑफ द रेस्ट ऑफ द पेपर, ये एक्चुअली वो है आउटलाइन ऑफ द पेपर टिपिकली एट द एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन सेक्शन डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द पेपर बाय सेक्शन। मीन के रेस्ट ऑफ द पेपर जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज है। एग्जांपल रीड करें अरमगान साहब। The remainder of paper is organized as follows. In section 2, we introduce. Section 3 describes. Section 4 explanation the methodology. Finally, we describe the future work in section. And fifth one, note that section is capitalized. अच्छा, अब आप देखें कि आपने यानी कि जहाँ पर जो है वो अगर तो सेक्शन आपने फर्स्ट वर्ड है तो वो आप जैसे कैपिटल वर्ड आना चाहिए, अदरवाइज जो है वो आप सेक्शन जो है नो डेट सेक्शन इज कैपिटलाइज यानी कि आप उसके सेक्शन को जो है ना वो कैपिटलाइज कर रहे हैं या उसको आप मेंशन कर रहे होते हैं ताकि आपने पेपर का जो पेपर की आउटलाइन है या जो उसका लेआउट है आप उसको जो है यहाँ पर एक्सप्लेन जो है वो कर रहे होते हैं। तो पेपर ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट and paper organization is mentioned or the outline of the paper is mentioned in the introduction section typically। आप जितनी भी पेपर देखें तो उसमें जो इंट्रोडक्शन का लास्ट पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन सेक्शन का वो पेपर आउटलाइन से रेलेवेंट जो है वो होता है। जी, नेक्स्ट जो है वो मेन बॉडी ऑफ द पेपर, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि आपके जो पेपर का एक लिहाज से जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो सारी इसी के अंदर आ जाती है। जी अनीस साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अनीस साहब आप लव लगाकर शहीदों में शामिल होते हैं, कोई अच्छी बात तो नहीं है ना? नहीं सर, 2 मिनट रहते होते जाग रहा हैं हूँ सेशन एंड होने में तो आप आ जाते हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। सर। अभी तो मैं पहले आया हूँ, नहीं आज तो आप आज अभी थोड़ा आ लेट गए। हुआ बस। हाँ, पहले सेशन आज में लेट हुआ थोड़ा। अच्छा, उस दिन भी आपने यही कहा था। चलिए जी अनीस साहब, मेन बॉडी ऑफ द पेपर। जी अब आप काइंडली इसको देखें जरा कि जो मेन बॉडी है पेपर की जिसको हम मेथोडोलॉजी, प्रपोज्ड वर्क, प्रपोज्ड फ्रेमवर्क, प्रपोज्ड सिस्टम, यानी कि जो आपका मेन उसके अंदर जो मेन कंट्रीब्यूशन है
वो आपकी मेन बॉडी ऑफ द पेपर है। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें आती हैं। जी रीड करें काइंडली। Main body of the paper section organization reflects how your arguments unfold. Each section should have a main point. Each paragraph should have a main point. यानी कि अब आप देखें कि इसमें Depends strongly on this. जी काइंडली। अच्छा, मेन बॉडी के अंदर क्या है कि आप बेसिकली जो भी आपने बेसिकली क्लेम किया है या जो आर्गुमेंट आपने मेड किए हैं उनको आपने अनफोल्ड करना है। कि जो आपने कहा था कि इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मैंने ये सोल्यूशन जो है वो प्रपोज किया है, आपने क्लेम कर लिया। अब उस क्लेम को कैसे आप जो है वो जस्टिफाई करते हैं या अपनी कंट्रीब्यूशन को कैसे अनफोल्ड करते हैं। तो ईच सेक्शन हैज अ इम्पोर्टेंट रोल। आप उसमें एक एक सेक्शन या इवन दो एक एक पैराग्राफ जो है वो बेसिकली जो है वो आपका रिफ्लेक्ट कर रहा होगा कि आपने क्या कंट्रीब्यूशन जो है वो मेड किए। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट यू हैव टू मेंशन अ मेन पॉइंट। जी नेक्स्ट पॉइंट। Depends strongly on the subject area and the topic of the paper. जी, आप मेन बॉडी के अंदर वही पॉइंट मेंशन करेंगे या हाईलाइट जिनका आपकी कंट्रीब्यूशन से लिंक हो। इधर उधर की नहीं बतानी, आपने टू दी पॉइंट अपने काम के ऊपर ही फोकस रखना है। जी नेक्स्ट। Typically structure of the computer science paper on theoretical research. Basic definition, description of new algorithm, sequence of theorems accompanied by proof or sketches, applications, consequences of results. जी, और अगर आपका ये तो अगर आपका थ्योरेटिकली है तो थ्योरेटिकल में आप डेफिनेशंस बताते हैं, न्यू एल्गोरिदम बताते हैं, सीक्वेंस ऑफ एल्गोरिदम या प्रूफ या स्केचेस या उसकी एप्लीकेशंस वगैरह आप मेंशन करते हैं। लेकिन अगर आपका अप्लाइड रिसर्च पेपर है और मोस्टली हमारे अप्लाइड के होते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं। Typical structure of computer science paper on applied research, architecture of a new system, description, and finally evaluation. जी, मीन आपने अगर जो है कोई सिस्टम, कोई न्यू एल्गोरिदम, कोई न्यू आर्किटेक्चर, न्यू फ्रेमवर्क आपने प्रपोज किया है तो फिर उसका कंप्लीट आर्किटेक्चर आप डिस्क्राइब करते हैं। अगर आपने कोई इम्प्लीमेंट किया है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल आप जो है वो डेवलप करते हैं और फिर उसको आपने एवेल्युएशन के लिए एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस का आप सेक्शन जो है वो बनाते हैं और एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के अंदर आप जो है वो कंप्लीट बेसिकली जो है वो बताते हैं कि आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, आपने कौन सा सिस्टम यूज किया, आपने कौन सा हार्डवेयर, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए और डेटा सेट जिसके ऊपर आपने उसको एवेल्युएट किया वो कौन कौन सा था। ये सारी चीजें आप जो है वो डिटेल के साथ जो है वो लिखते हैं ताकि कोई भी रिसर्चर आपके काम को एवेल्युएट करना चाहे या रिप्रोड्यूस करना चाहे तो उसको कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो। जी नेक्स्ट पॉइंट। Combinations combinations of the two are possible and typical. जी अब आप Paper देखें जी on जी यानी कि ये जो ऊपर मेथड जो थ्योरेटिकली और अप्लाइड के जो बताए गए हैं तो अगर आप इनका कम्बिनेशन भी बना सकते हैं, कंबाइन करके भी कोई जो है वो अपनी अप्रोच लिख सकते हैं तो कोई उसके अंदर मजायका नहीं है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये जस्ट जेनेरिक पॉइंट्स हैं। आप अपने लिहाज से जो है वो सीन को जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं कि आपने कैसे मेन बॉडी को डिस्क्राइब करना है। papers on action research, case studies, surveys, experiments are also common and have their own structures. जी आप यूजुअली देखते हैं तो स्ट्रक्चर जो पेपर्स का है मोस्टली वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, यानी कि केस स्टडी है, सर्वे है या एक्सपेरिमेंट्स वगैरह का है, ये ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप पेपर लिखने से पहले उसी डोमेन के अच्छे रिसर्च पेपर को स्टडी करें और उनमें से जो बेस्ट वन आपको लगे, जिसका लेआउट जो कि आपके काम से काफी ज्यादा सिंक कर रहा हो, उसी का लेआउट आप जो है वो या उसी का स्ट्रक्चर आप फॉलो करें पेपर को जो है वो फाइनलाइज करने के लिए। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप काइंडली क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
नो सर। अच्छा शिजा काइंडली देखें कि 2 स्टूडेंट्स कौन हैं जो एब्सेंट हैं, ताकि फिर अभी मैं अटेंडेंस मार्क करूंगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। जी सर। अच्छा नेक्स्ट है कंक्लूजन। सर एक तैयब नहीं है। जी जी अच्छा, एक तैयब नहीं है और एक में देखिए। बस सर तैयब नहीं है। अच्छा ये तो फिर 22 होने चाहिए। आई थिंक सफियान नहीं है क्लास में। जी मैंने ड्रॉप किया। इन्होंने ड्रॉप किए हुए। सर अच्छा मैं बोलता जाता हूँ जी। अच्छा चलें, इकरा इकबाल साहिबा हैं। जी हैं जी 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 ठीक सर है। है। यस सर। हाँ चलें देखते जाइएगा ना, क्योंकि एक स्टूडेंट और कोई एब्सेंट है, मेरे पास 22 टोटल है ना, तो अभी यहाँ पर 20 शो हो रहे हैं। अच्छा अच्छा नेक्स्ट आपके पास पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाता है कंक्लूजन का। जी इकरा इकबाल साहिबा आप ही काइंडली कंटिन्यू करें। Summary or conclusions. Summary is the contribution of the paper. Tell them what you are, what you have encapsulated in the paper. Describes the implementations. Implications. Describe the implications and or applications of the contributions made with the paper. Describes the implications and or applications of the contributions made by the paper. जी ये मेरे ख्याल में repetition है जी ये। Outlines the future directions of the research. जी अच्छा अब आप देखें Yes, कि sir. इसमें एक तो ये है कि आप समराइज कर रहे होते हैं कि समराइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पेपर, और आपने उसके अंदर जो है वो एक्चुअली क्या मेथोडोलॉजी जो है वो प्रपोज की है, और फर्दर इस जो कंट्रीब्यूशन आपने मेड किया है इसको कहाँ पर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और फाइनली आप फ्यूचर डायरेक्शन जो है उसको स्पेसिफाई करते हैं। तो जो हेडिंग दी जाती है यूजुअली वो कंक्लूजन्स की दी जाती है, और उसी के अंदर आप इन तमाम पॉइंट्स को जो है वो मेंशन कर रहे होते हैं कि आपने इस पेपर में क्या किया है, कैसे किया है, और इसको फर्दर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इसको इन्हांस अगर करना है तो इन फ्यूचर इस वर्क को कैसे आप जो है वो इन्हांस करते हैं। तो फ्यूचर डायरेक्शन इसलिए दी जाती है कि ताकि कोई भी रिसर्चर आपका जब पेपर रीड करे तो उसे जो है वो आपकी डोमेन के अंदर फर्दर रिसर्च करने के लिए कुछ आइडियाज या डायरेक्शन जो है वो मिल जाए, ताकि उसी डायरेक्शन में वो आपके काम को जो है वो फर्दर इम्प्रूव कर सके या उसके अंदर फर्दर एक्सेल जो है वो कर सके। जी नेक्स्ट पॉइंट। सर आपकी आवाज कट रही है। जी आवाज आ रही है अब आपको? जी सर। अच्छा शिजा आप 22 हो गए हैं, अभी आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कौन मिसिंग थे। सर आपकी आवाज काफी कट के आ रही है। हेलो जी जी हेलो सर। जी जी आवाज आ रही है आपको? क्या किसी को सुनाई दे रहा है? हेलो जी जी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। जी जी चलिए जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर आपकी। चलिए मैं दोबारा कर लेता हूँ। जी अब हो गई है शेयर? नो सर। नो सर, स्टार्टिंग स्क्रीन शेयरिंग हो गई है हाँ हो सर। गई। अब आ गई। चलिए, ये भी देखे ना, खुशी के लम्हात होते हैं ना। अच्छा, उसामा साहब काइंडली लास्ट पॉइंट आप रीड करें। सम पीपल। उसामा साहब। जी नसीर साहब आप रीड कर दें। जी सर। Some people only read abstract, intro and conclusion, relate back to general area, introduce future work. जी अब आप देखें कि काइंडली एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये आपके मेन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर रिव्यू जो भी रीडर है सबसे पहले वो इनको रीड करता है। अगर वो इसमें जो है वो इतना फूड फॉर थॉट है या उसके लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं तो फिर वो आपके पेपर की मेन बॉडी के अंदर जो है वो चला जाता है। तो इसीलिए जो है वो बी केयरफुली आप हमेशा एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन लास्ट में फाइनलाइज करते हैं, और आपके जो सुपरवाइजर्स वगैरह होते हैं वो मोस्टली इन्हीं एरियाज के ऊपर जो है वो मेन उनका फोकस होता है। तो इसीलिए जो है वो आप इनको मीन के काफ़ी अच्छी तरीके से आपने जो है वो हाईलाइट करना होता है इन एरियाज को, या इनको जो है वो आपने राइट डाउन करना होता है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है एक्नॉलेजमेंट। जी एक्नॉलेजमेंट को गो थ्रू करें काइंडली। जी माज साहब। Yes, sir. जी काइंडली जो है वो आप एक्नॉलेजमेंट। Okay, sir. Acknowledges external funding sources. Thanks non-author that made a significant contribution. Colleagues or fellows, researchers with the authors had discussions related to the topic of the paper. Anonymous referees provide they have given exceptional level of feedback or important insight. Can anyone tell me what is the difference between and or from CS IT perspective? जी एक्नॉलेजमेंट के अंदर आप बेसिकली उनको एक्नॉलेज करते हैं जिन्होंने आपको फंड किया, ऐसे नॉन आथर जिन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस की, या जो रिसर्चर्स हैं, कुलीग्स हैं, जिनके साथ आपने डिस्कशन की उस या कोई भी इशू था उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए किसी ने आपको फीडबैक दी, या इवन दो आपके टॉपिक से रेलेवेंट किसी ने टर्मिनोलॉजीज को इवन दो डिफरेंशिएट भी कर दिया या कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आपके साथ मेड की, तो आप उनको एक्नॉलेजमेंट के सेक्शन के अंदर जो है वो एक्नॉलेज कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि आप अगर पेपर राइट डाउन करते हैं तो कैसे, उसके लिए जो कुछ हिंट्स हैं वो यहाँ पर जो है वो मेंशन किए गए हैं। अब उन अगर हिंट्स को आप जो है वो स्टडी करें तो ऑन नकवी साहब आप काइंडली रीड करें। Top down, start with the outline that fills in the details. Instead, outwriting fill the body first, then write introduction, related work, conclusion at the end, and write the abstract. Diagrams, tables makes them all readable and understandable. इसके आगे कुछ चीज आ जी एक मिनट काइंडली।
जी, टॉप डाउन डिजाइन, स्टार्ट विद द आउटलाइन देन फिल इन द डिटेल। यानी कि सबसे पहले अगर आपने पेपर राइट डाउन करना है तो आप क्या करें, आउटलाइन बना लें, उसका स्केच बना लें और फिर उसके बाद उनको जो है वो उन एरियाज को आप जो है वो फिल करना शुरू कर दें। तो जो आपको ये स्ट्रक्चर बेसिकली बताया है, आप यही बेसिकली स्ट्रक्चर अगर राइट डाउन कर लें उसका मेन पॉइंट्स, और फिर आप इन एरियाज को वन बाय वन जो है वो आप फिल करना शुरू कर दें। मीन के इसको कहते हैं टॉप डाउन डिजाइन। फिर उसके बाद इनसाइड आउट राइटिंग, fill the body first, then write introduction, related work, conclusion at the end write the abstract। मीन उसके बाद आप सबसे पहले जो आपका मेन काम है, मेन बॉडी ऑफ द पेपर, आप अपने एल्गोरिदम को डिस्क्राइब करें, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस लिखें और कंपैरेटिव स्टडी आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें। ये सारी चीजें करने के बाद आप जो है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन, रिलेटेड वर्क, कंक्लूजन और लास्ट में आप एब्स्ट्रैक्ट को लिखें। ये उसके बाद डायग्राम और टेबल्स, मेक देम ऑल रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। तो डायग्राम का यूजुअली कहा जाता है कि वेक्टर यानी कि जो स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स के अंदर जो है वो आप इसको बनाएं, ताकि अगर जूम इन या जूम आउट किया जाए तो उसके अंदर जो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है वो उसका जो है वो उसकी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड ना हो। और फैक्चुअलिटी, मेक श्योर दैट वट एवर यू राइट इन द पेपर इज फैक्चुअली करेक्ट। मीन उसके अंदर जो है वो कोई जो है वो एक लिहाज से आपने जो है वो इनकरेक्ट चीजें जो है उनको मेंशन ना किया हो या उनको आपने हाईलाइट जो है वो ना किया हो। इंटरप्रेटेबिलिटी, फॉर ईच सेंटेंस चेक वेदर इट कुड बी मिसरीड, इफ यस ट्राई टू करेक्ट इट। मीन आप ग्रामेटिकली आप उसको बार बार प्रूफ रीड करें या ऐसे जूमानी सेंटेंसेस जिससे जो है वो रीडर के लिए जो है वो रीट्रैक हो जाए रीडर उससे, तो आप उनको जो है वो करेक्ट कर लें। ऑप्टिमाइजेशन, अगर आप देखते हैं कि पेपर का साइज जो है वो एक सर्टेन लिमिट से इंक्रीज हो रहा है, तो जो आपने रिडंडेंट इंफॉर्मेशन उसके अंदर कोई आप समझते हैं कि ये रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है, आप उसको जो है वो बेसिकली रिमूव कर सकते हैं या उसको आप जो है वो शॉर्टन कर सकते हैं। एंड फाइनली रीडेबिलिटी, डज ऑल पार्ट्स एज इंटरकनेक्टेड। बेसिकली आपके पेपर का जो फ्लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखते हैं बार बार उसको स्टडी करके कि जितने भी पार्ट्स हैं उनमें आपस में जो है वो इंटरकनेक्टिविटी और फ्लो ऑफ द पेपर जो है वो आप उसको लाजमी जो है वो माइंड में रखें और उसको उस लिहाज से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें कि कंटिन्यूटी ईच सेक्शंस या ईच पैराग्राफ में आपको जो है वो नजर आए। जी, इन पॉइंट्स या हिंट्स के अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। नो सर। नहीं, वेरी गुड। अभी फिर जब मैं आपसे पेपर एक क्वेश्चन था। जी जी, काइंडली सर। हम मैंने कुछ पेपर रीड किए थे, उसके अंदर ना एक चीज मैंने देखी थी कि वो अपने कोई भी वर्ड्स हैं या कोई भी डेफिनेशन है उसको एक तो रेफरेंस देते हैं, उसके बाद उसको इसका यूआरएल भी दे देते हैं। जी जी बच्चे देखें, आप जी आपने अगर किसी जगह से आपने वो दो चीजें होती हैं कि कहीं से आपने डेफिनेशन पढ़ी और आपने उसको अपनी वर्डिंग में रीराइट कर दिया, रीफ्रेज कर दिया और आपने उसका रेफरेंस दिया। रेफरेंस आप देते हैं, अगर आपने कहीं से एज इट इज उसको कॉपी कर लिया तो वो डबल कोट्स में आप एज इट इज उस कोट को या उस डेफिनेशन को डबल कोट्स के अंदर जो है वो लिखते हैं। तो दोनों सूरतों में आपको उसका रेफरेंस देना पड़ता है और रेफरेंस में जाकर वहां पर चाहे यूआरएल है किसी वेबसाइट का, ऑथेंटिक वेबसाइट का, या किसी रिसर्च पेपर किसी बुक से आपने लिया है तो आपको उसको रेफर करना पड़ता है। तो रेफरेंस इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट यूआरएल भी हो सकता है, बुक का नेम या बुक को रेफर कर सकते हैं या किसी रिसर्च आर्टिकल को आप रेफर कर सकते हैं। जी माज साहब। तो सर रेफरेंस तो हम मोस्टली लास्ट में वो ऐड करते हैं और साथ साथ उसको साइट करते रहते हैं। जी जी। जो मेरा क्वेश्चन था वो क्या है कि हम लोग जो कुछ पेपर्स मैंने देखे थे, मैंने कल ही देखे थे कि उसके अंदर वो ब्लू कलर में उसको अंडरलाइन करके लाइक उसको क्लिक करने पर वो स्पेसिफिक वेबसाइट पे या किसी जगह पे चला जाएगा। नहीं बच्चे, वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप हमेशा उसको भी अगर डालना है तो वो रेफरेंसेस में डालें। ठीक, क्योंकि मैंने एक ही पेपर में देखा तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगा था कि नहीं, पहले मैंने कभी देखा नहीं है। वो है ही ऑकवर्ड, वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है और ना ही उसको इनकरेज किया जाता है। वो आपको एडिटर कहता है कि आप इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखें।
राइट सर। अच्छा, अब आप देखें कि काइंडली ये एक जो है ना वो आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताया गया कि एब्स्ट्रैक्ट है, तो आप इसको अगर बाय पार्ट्स डिवाइड कर दें तो देखें तो इसमें बैकग्राउंड भी है, इनोवेशन भी है, कंट्रीब्यूशन भी है, मेथड भी है और रिजल्ट भी है। तो आप जितने भी अच्छे पेपर अभी तक आपने जो 3-4 पढ़े होंगे उन सब में मोर और लेस यही चीजें आपको नजर आएंगी। और आप जो अपना पेपर लिखेंगे, मैं आपसे भी ये एक्सपेक्ट करूंगा कि एटलीस्ट आपके इंट्रोडक्शन के अंदर ये सारे पॉइंट्स जो है वो मेंशन हों। क्लियर होगी बात आपको या नहीं? जी सर। जी जी यानी कि आप देखें तो सबसे टॉप पर टाइटल है, फिर ऑथर्स डिटेल है और एब्स्ट्रैक्ट है, और एब्स्ट्रैक्ट के अंदर भी वही 5 पॉइंट्स हैं जो कि हमने इंट्रोडक्शन एब्स्ट्रैक्ट वाले सेक्शन के अंदर डिस्कस किए हैं। और ये आपके अगेन यानी कि एक और जो है वो एग्जांपल है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसमें से बैकग्राउंड को हाईलाइट करें, इसमें से इनोवेशन को हाईलाइट करें, इसमें कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करें, इसमें मेथड को हाईलाइट करें और इसमें रिजल्ट को आप जो है वो हाईलाइट करें। तो आप जो है वो अगेन एक्सरसाइज के तौर पर इसके ऊपर जो है वो सेम पॉइंट्स आप जो है वो देख सकते हैं। क्लियर है जी बात? अच्छा, नेक्स्ट जो चीज आ जाती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग आती है कि वेयर टू पब्लिश। तो मैंने आपको कहा है कि आप वर्कशॉप्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, जर्नल में या नेशनल लेवल के ऊपर आप जो है वो पब्लिकेशन जो है वो कर सकते हैं। तो वर्कशॉप गुड फॉर प्रैक्टिस, गुड फॉर नेटवर्किंग, नॉट आर्काइवल, लिमिटेड पर रिव्यू। मीन कि ये आपके पास अगर मीडियोकर कंट्रीब्यूशन इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है तो आप जो है वो इनिशियली ड्रॉपिंग वगैरह करते हैं या जो भी है, तो आप वर्कशॉप को जो है वो टारगेट कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, वहाँ पर डिफरेंट रिसर्चर्स से आपकी मीटिंग होती है तो आप नेटवर्किंग अच्छी कर सकते हैं। लेकिन इसको जो है वो आप ऐसा जो है वो वर्कशॉप्स को आप जो है वो कोई उसका पर्टिकुलर फोरम नहीं होता या अवेलेबल वर्कशॉप्स के पेपर नहीं होते, लेकिन इसके दो ही मेन फायदे हैं कि प्रैक्टिस और नेटवर्किंग। रिव्यूअर या इसका लिमिटेड पीयर रिव्यू जो है वो प्रोसेस होता है। तो नेक्स्ट आपके पास कॉन्फ्रेंस है। बी अवेयर क्वालिटी वेरीज अ लॉट। मीन एज कंपेयर टू वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस के पेपर जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। और कॉन्फ्रेंसेस की भी क्वालिटी अगेन वेरी करती है कि वो ICM की है या IEEE कॉन्फ्रेंसेस की है या स्प्रिंजर की है। तो इनमें डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्फ्रेंस जो क्वालिटी है, क्वालिटी वेरीज अ लॉट। मीन इनमें जो है वो क्वालिटी जो है वो इनमें वेरी कर रही होती है। अगर IEEE की कॉन्फ्रेंसेस है, स्प्रिंजर की हैं, एल्सवेयर की हैं या ACM की हैं, इन सब में बेसिकली जो है वो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रही होती है और इनका जो रिव्यू प्रोसेस है वो काफ़ी जो है वो एक लिहाज से काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोसेस होता है। और रिव्यूअर अपनी जो क्रिटिकल एनालिसिस है या जो उनके रिव्यूज़ हैं या जो आपके पेपर के अंदर जो है वो डेफिशिएंसीज हैं वो काफ़ी हद तक हाईलाइट करते हैं और आपसे वो डिमांड करते हैं कि आप उनको जो है वो इनकॉर्पोरेट जो है वो करें और आप एज अ रिस्पॉन्स ऑफ देयर रिव्यू आप उनको जो है वो रिप्लाई करें। तो वर्कशॉप से एज कम्पेयर टू वर्कशॉप जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी बेहतर होती है। इसमें कोई अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर इसका मतलब हमारे पास 4 फोरम्स हैं, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, जर्नल और नेशनल पब्लिकेशन। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल आपके पास है वो 4 फोरम है, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस, जर्नल और नेशनल लेवल जो है वो पब्लिकेशन। एग्जैक्टली। अब अगर आप बात करते हैं जर्नल्स की, लुक फॉर टॉप रेटेड जर्नल। यानी कि आपका काम अगर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है तो आप ACM के हैं या IEEE, एल्सवेयर है, स्प्रिंजर है, तो आप टॉप रेटेड या टॉप लेवल जर्नल्स जो हैं उनको आप जो है वो टारगेट करते हैं। पब्लिश इन द ग्रीन लिस्टेड जर्नल। मीन के आप यानी कि अगर लिस्ट दी हो तो आप जो है वो टॉप रेटेड जो जर्नल्स की लिस्ट है उसको आप सर्च करें
और अपनी एरियाज के जो टॉप रेटेड जर्नल्स हैं उन्हीं को आप जो है वो टारगेट करें। क्लियर होगी बात आपको? अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप जो है वो पूछ सकते हैं जी।